नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बैंक की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ बनना है साल 2026 में ना, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। भारत में कुल 12 सरकारी बैंक है भाई। एक बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो बाकी बचे हुए 11 सरकारी बैंक होते हैं, अगर आपको उनमें सिलेक्शन चाहिए, उनमें आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम निकालना पड़ेगा, जिस एग्जाम का नाम है आईबीपीएस पीओ। ये एग्जाम हर साल होता है बच्चों, और आपको पता होगा आईबीपीएस क्या करता है, कैलेंडर में ना इसकी डेट्स वगैरह पहले से डिफाइन करके रखता है। नोटिफिकेशन एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले आता है मोटा मोटा, बट हमें डेट्स पहले से मालूम होती है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है इस एग्जाम के लिए। प्री और मेंस की तैयारी क्या अभी से की जा सकती है या नहीं। तो चलिए हर बार की तरह शुरू करते हैं। आईबीपीएस पीओ, जैसा कि आपको पता है बच्चों की 11 सरकारी बैंक जो हमारे होते हैं, पंजाब नेशनल हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी बैंक आपने देखे होंगे अपने आसपास, उनमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद बनते हैं। इस एग्जाम्स की अगर मैं आपको डेट्स बताऊं तो आपको पता होगा कि इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा। ये ऑफिशियली डिक्लेयर है कैलेंडर के मुताबिक। और मेंस एग्जामिनेशन इसका इस बार 4 अक्टूबर को होगा, और जो नोटिफिकेशन इसका निकलेगा वो 1 जुलाई 2026 को हमारे सामने होगा। तो अब बारी है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज 29 मई को। मोटा मोटा हमारे पास 1 महीना जून का बचा है, 1 महीना जुलाई का बचा है, 2 महीने हो गए, और 22 तारीख को पेपर है, यानी कि 20 दिन और मान लो, तो मोटा मोटा 80 दिन है हमारे पास। एक राउंड फिगर कैलकुलेशन अगर करी जाए तो 90 दिन आप इसको ले सकते हो मेरे हिसाब से, बट 80 दिन आपके पास में एक्चुअल बचे हुए हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर का एक शेड्यूल आपको बताऊं, लास्ट ईयर एग्जाम जो हुआ था 22-23 की जगह 23 और 24 अगस्त को हुआ था पिछले साल। मतलब इस साल एक दिन पहले एग्जाम होगा। और मेंस पिछले साल 12 अक्टूबर को हुआ था, इस साल 4 अक्टूबर को है, यानी इस बार एग्जाम थोड़ा पहले है बच्चों। लास्ट ईयर अगर मैं बताऊं 1 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 20 दिन आपको मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बोला अगस्त में होगा, और इसका जो रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, जो इसका रिजल्ट है वो आपका सितंबर में आ जाएगा। अगस्त में प्री हुआ, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो नवंबर में आ जाता है बच्चों। और जो इसके बाद रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट के बाद इसमें इंटरव्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट हो गया और इंटरव्यू। ये आपके नवंबर में चलते हैं और दिसंबर में चलते हैं, और जनवरी फरवरी तक हमारे पास में फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है। अगर आप देखोगे 6 से 7 महीने में पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो जानेंगे इस वीडियो में पहले प्री को हमें कैसे करना है, वैकेंसीज कितनी होती है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 6190, मतलब एक कम 90 वैकेंसी थी आपकी टोटल ओवरऑल। हर बैंक ने अपनी अपनी वैकेंसी बताई थी। इस साल वैकेंसी मेरे हिसाब से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 6000 वैकेंसी थी, इस बार मान के चलना 7-8 हजार वैकेंसी आईबीपीएस पीओ में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनमें से कुछ बैंकों ने यह कहा है कि हम इस साल ज्यादा वैकेंसी देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसके प्री एग्जामिनेशन के पैटर्न की, तो प्री एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों 3 सब्जेक्ट। एक आता है इसमें इंग्लिश, एक आता है इसमें मैथ्स, और एक आता है बच्चों इसमें रीजनिंग। जो प्री एग्जामिनेशन होता है ना, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेंस में। तो क्या होता है, 30 सवाल आते हैं इंग्लिश के, 30 नंबर के। आपको 20 मिनट का इसमें सेक्शनल टाइम दिया होता है, 20 मिनट के अंदर आपको पेपर करना है। 35 सवाल आते हैं बच्चों मैथ्स के, लेकिन 35 सवाल के लिए दिए जाते हैं 30 नंबर। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये इन्हीं को पता है। इसमें क्या होता है, 35 सवाल, हर क्वेश्चन 1 नंबर का ना होके उससे कम हो जाता है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं भाई इनको ही पता है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि 25 क्वेश्चन इतने मार्क्स के, 10 क्वेश्चन इतने मार्क्स के, लेकिन वो सब नहीं हुआ था। लास्ट ईयर पूरे क्वेश्चन सेम मार्क्स के थे, मतलब 35 के 35 क्वेश्चन कंटेन इक्वल मार्क्स, है ना। तो 35 क्वेश्चन 30 नंबर का, 20 मिनट का इसका भी टाइम मिलता है। और रीजनिंग के जो 35 सवाल होते हैं वो 40 नंबर के हो जाते हैं। ये लास्ट ईयर ही इन्होंने चेंज किया था। 20-20-20 1 घंटे का आपका प्री का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है प्री का पेपर। अगर मैं बताऊं कि कितने नंबर की कट ऑफ चली जाती है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी
जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 49.21 कट ऑफ थी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45.96 कट ऑफ थी। याद रखना, जितने भी प्रोबेशनरी वाले एग्जाम होते हैं, पीओ के एग्जाम खास तौर पे, वो पैन इंडिया कट ऑफ निकलती है, स्पेशली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। बाकी क्लरिकल एग्जाम्स की कट ऑफ स्टेट वाइज निकलती है, बराबर। इवन ग्रामीण बैंक की जो कट ऑफ होती है वो भी स्टेट वाइज निकलती है। तो इसकी कट ऑफ पूरे भारत में अगर मैं बात करूं, इतनी कट ऑफ गई थी। एससी कितनी गई थी? एसटी की कट ऑफ 40 नंबर गई थी। ओबीसी की 49 गई थी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो सेम कट ऑफ है। और ये एचआई की हो गई, ओसी की हो गई, है ना, ये हैंडीकैप वगैरह इनकी कट ऑफ आप देख सकते हो। तो ये इतनी इतनी कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ कितनी गई थी कि कितने सेक्शन में कितने, तो अगर रीजनिंग की बात करूं तो इतनी नंबर की कट ऑफ गई थी जनरल और ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी ओबीसी वालों कितनी गई थी? क्वांट की कट ऑफ 6.25 थी। ये देखिए, इसका मतलब होता है कि ये सेक्शनल कट ऑफ है कि जब कट ऑफ बनती है इतने नंबर तो आपको ओवरऑल लाने लाने, प्लस आपको हर एक सेक्शन में इतने मिनिमम नंबर भी लाने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? एसबीआई पीओ में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, बट आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ होती है। मान लीजिए रीजनिंग और क्वांट में मिला के ही मेरे 50 नंबर आ गए, मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नंबर मेरे जो थे, कट ऑफ गई थी अगर मेरा 13, मेरे अंग्रेजी में 12 नंबर है, तो आप देखोगे कि रीजनिंग और क्वांट में नंबर 50, इंग्लिश में आए मेरे 12 नंबर, तो नंबर तो मेरे 62 आ गए, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं माना जाऊंगा क्योंकि मैं रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ना सिर्फ मुझे ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, मुझे हर एक सेक्शन की मिनिमम कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी होती है, बराबर। तो प्री एग्जामिनेशन आपने देखा, अब देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन में कितना अटेम्प्ट लास्ट ईयर मुमकिन था, मतलब बच्चे जो करके आए उस हिसाब से पेपर का क्या लेवल था। जो इंग्लिश आया था लास्ट ईयर वो इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कट ऑफ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्वांट का जो पेपर था वो मॉडरेट था, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, मॉडरेट लेवल का था। और रीजनिंग भी सर मॉडरेट लेवल की थी। ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। मतलब रीजनिंग में जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे वो 21 से 23 अटेम्प्ट किए थे, और इंग्लिश में 22 से 24 अटेम्प्ट करके बच्चा आ रहा था। वही क्वांट में 20 से 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो रहे थे 20 मिनट में। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट है। तो जब अगर आप देखो कि बच्चों के अटेम्प्ट कितने गए थे, इस तरीके से बच्चों के अटेम्प्ट निकल कर आ रहे थे। बाद में वो मार्क्स नॉर्मलाइज होके कट ऑफ 50 तक गई। ठीक है, अब जानते हैं रीजनिंग में आया क्या था। भाई देखो, रीजनिंग में 23 सवाल जो थे ना, 23 क्वेश्चन फ्रॉम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से थे। कौन कौन सी आई थी? देखो, पैरेलल रो जिसमें 14% थे, इसके 5 क्वेश्चन थे। पैरेलल रो है ना, इधर और इधर बैठे थे, 7 उधर 7 इधर। ठीक है, तो ये आपका एक क्या था? सिटिंग अरेंजमेंट था। दूसरा आया था पोस्ट बेस्ड वेरिएबल पजल आई थी, जिसमें 6% थे और उनकी पोस्ट के बारे में डेटा था। 5 क्वेश्चन यहां हो गए। ईयर बेस्ड पजल प्लस वेरिएबल बेस्ड ईयर 2025 इसमें मेंशन था ईयर, तो ईयर बेस्ड पजल थी 2025 को लेके, इस पे भी 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सर्टेन सिंगल रो, इसको बोलते हैं सर्टेन पर्सन, का मतलब कि हमारे पास कुछ निश्चित पर्सन थे, एक सर्टेन होता है एक अनसर्टेन होता है। तो 18% थे, एक सिंगल रो में बैठे हुए थे, उसके रिगार्डिंग 3 सवाल थे। फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल 8% थे, इसके 5। तो जो मैंने 23 क्वेश्चन बताए, 23 क्वेश्चन केवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मिला के थे, आप देख सकते हो। इस वजह से बैंक में कहा जाता है कि अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आप सिटिंग और पजल अरेंजमेंट को ज्यादा तवज्जो दो। सिलोजिज्म के केवल 3 क्वेश्चन थे, सिलॉग के। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 3 थे, नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन आया था, पेयर फॉर्मेशन 1 आया था, ऑड वन आउट 1 आया था। ऐसे करके ये 35 सवाल रीजनिंग में प्री एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 24 अगस्त का बता रहा हूं, ठीक है, मैं ये 3 सेट हमारे पास डीआई पूछी गई थी क्वांट में। कितने नंबर की? 15 मार्क्स की डीआई पूछी गई थी। एक डीआई हमारे पास टेबल थी, एक बार थी और एक केसलेट थी, मतलब 3। एक केसलेट हमारी फिक्स थी, बाकी ये 2 ऊपर नीचे कभी हो रही थी। कोई पाई चार्ट हो गया, कोई वेरिएबल हो गया, कोई टैबुलर हो गया, है ना, इस तरीके से थी। एक केसलेट और 2 ग्राफ बेस्ड डीआई। 15 मार्क्स की डीआई थी। अप्रोक्सीमेशन के कई बार 5 क्वेश्चन थे, कई बार क्वाड्रेटिक के 5 थे, कई बार मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज। मतलब
10 नंबर का स्पीड मैथ्स था और ये 15 मार्क्स का था, और अर्थमेटिक के 10 सवाल थे, कुल मिला के मैथ्स में 35 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश की बात करता हूं, प्री एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे 8 सवाल थे, एरर डिटेक्शन पे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जो कि वर्ब और टेंस के बेसिस पे थे, पैराजंबल जो कि 5 क्वेश्चन आए थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन थे, वर्ड यूसेज के 2 से 3 थे, और 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के मिला के 30 क्वेश्चन थे। ये हमने जाना कि प्री एग्जामिनेशन में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में आया क्या था। अब अगर मैं ये देख पा रहा हूं और मैं तैयारी कर पा रहा हूं तो मुझे ये लगता है कि यार 50 मार्क्स लाना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि शायद ना लाई जाए। बच्चों, अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा रहे हो, तो आप देखोगे इस साल भी मुझे इसी अटेम्प्ट पे खेलना है। इस साल भी मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्वांट में 20 से 22 क्वेश्चन तक का टारगेट बनाना है। और 20 से 22 क्वेश्चन मेरे क्वांट में कैसे बनेंगे? मेरे 20 से 22 क्वेश्चन क्वांट में ऐसे बनेंगे कि अगर मैं 5 नंबर यहां निकालूं, 5 नंबर में यहां निकालूं 10, मैंने कहा कि सर यहां पर मैं 2 डीआई बनाने की कोशिश करूं, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि एक डीआई में 2 क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं। तो मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं कि सर हमने 2 डीआई बनाई और एक में 3 बनाए, एक में 4, मैंने 7 क्वेश्चन डीआई में बना दिए। 7 क्वेश्चन मैंने डीआई में बनाए, यहां मैंने 5 क्वेश्चन बनाए और यहां भी मैंने 5 क्वेश्चन बनाए। और अर्थमेटिक में अगर मैं 4 क्वेश्चन भी निकाल पाया, इस साल की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, तो 7 और 5 12 और 5 17 और 4, ये देखो, तो वही जो मैंने आपसे बोला था 20 से 21 अटेम्प्ट मेरा चला जाएगा। बट ये कब निकलेगा? जब 10 नंबर यहां, अगर ये वेटेज और कम हुआ तो आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीआई। तो डीआई मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली पीओ लेवल में, और मैथमेटिक पे मुझे ज्यादा खेलना है। स्पीड मैथ्स के भरोसे में पेपर देने नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि 10 की जगह ये 5 ही नंबर का रह जाए, हो सकता है कि ये 6 नंबर का रह जाए। ये किसी शिफ्ट का डेटा मैं बता रहा हूं, किसी शिफ्ट में तो 5 ही नंबर का था, वहां अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा हो गया। तो नॉर्मलाइज जब होता है तो पेपर आपको मार्क्स आपके कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मेरे को इस साल क्या फोकस करना चाहिए प्री एग्जामिनेशन के लिए? केवल सिटिंग पजल, केवल सिटिंग पजल पे मुझे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 23 सवाल है। मतलब 23 सवाल का मतलब हो गया अगर मैं पजल नहीं करके आया पूरे पेपर में, बाकी सब छोड़ के आ गया, तो मेरे वही पजल से मेरे अच्छे नंबर निकल आएंगे। तो रीजनिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो ना आईबीपीएस पीओ की, दिन रात पजल करो। जितना ज्यादा पजल की प्रैक्टिस करोगे, समझ लो प्री एग्जामिनेशन में बहुत मददगार साबित होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या करना चाहिए? मॉक उठाओ और मॉक से प्रैक्टिस करो। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेटा जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से ज्यादा आरसी लगाओगे, तो अपने आप आपको एक क्लू मिलने लगेगा कि यार पैसेज को पढ़ना कैसे है। जैसे हम बोलते हैं कि आप एडिटोरियल पढ़ो। देखिए आप समझिए, पेपर आपका बेटा, हर बच्चे का ना माइंड अलग होता है, समझना। हर किसी की एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती कि सब एडिटोरियल पढ़ रहे तो पूरी दुनिया एडिटोरियल पढ़ रही है। नहीं सर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बैंक एग्जाम क्रैक किया था। उसने मुझसे कहा कि सर मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं। मैंने कहा क्या? बच्चे तो बोलते हैं इंग्लिश हम एडिटोरियल से पढ़ते हैं। कहते हैं मैंने एडिटोरियल पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ही कम्स फ्रॉम आईसीएससी बैकग्राउंड, जहां पर उसकी इतनी इंग्लिश होती है कि उसको पैसेज का मतलब समझ में आ रहा होता है, उसको यह समझ में आ रहा होता है कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो। तो मेरा मानना यह है कि जब अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश में अच्छा है, आप एक मॉक लगा के देखिए, आपको कितना पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। तो भीड़ चाल का हिस्सा मत करिए कि सब लोग वो कर रहे हैं तो आप भी वो कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बिना एडिटोरियल के पढ़े या बिना वैसे करे ही मैं इंग्लिश अच्छा कर ले जाता हूं, तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एडिटोरियल, क्योंकि दुनिया कर रही है तो मैं भी करूं, कोई सेंस नहीं बनता। आपको आपका लेवल खुद जज करना है। हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे हो जिसको इंग्लिश में बहुत दिक्कतें हो, जिसको ग्रामर भी ना आती हो, जिसको सेंटेंस का मतलब भी समझ नहीं आता हो, उसके लिए फिर भाई उसको एडिटोरियल भी करना पड़ेगा, उसको ग्रामर भी करनी पड़ेगा, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है स्ट्रेटेजी। ठीक है भाई। तो इंग्लिश के लिए व्हाट आई विल रिकमेंड, पहले चेक करो कहां स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश ना लैंग्वेज है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस कोई रटना नहीं होती है, समझी जाती है। तो वो समझने के लिए जब आप प्रैक्टिस में लाके आओगे तो ही समझ पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम मेंस एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। प्री एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बोला, इस साल तैयारी कर रहे हो तो क्वांट में 20 के आसपास नंबर रखो,
रीजनिंग में 22 के आसपास और इंग्लिश में भी 22 के आसपास। ये स्कोर अगर करके रखते हो तो 60 नंबर तक आप करके आओगे पेपर। 60 में से 50 कट ऑफ जाती है, आराम से निकल जाएगा। अगर मैं मेंस में आता हूं तो मेंस में फिर मुझे रीजनिंग मिलेगा 40 सवालों के साथ, अब नंबर हो जाएंगे 60। फिर मुझे इंग्लिश मिलेगा 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे 40। फिर से मुझे क्वांट मिलेगा लेकिन डीआई के साथ 35 सवाल 50 नंबर। फिर मुझे मिल जाएगा एक नया सेगमेंट जिसका नाम है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर। मतलब कंप्लीट बैंकिंग, कंप्लीट इकोनॉमी, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ होगा जिसके 35 सवाल होंगे और 50 नंबर का पेपर, यानी कि 25 मिनट इसके लिए मिलेंगे। ये होंगे 145 क्वेश्चन। कौन से वाले? ये सारे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे मुझे, वो मिलेंगे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में, एक लेटर राइटिंग का और एक एस्से का, जिसके मुझे 25 नंबर मिलेंगे। 200 नंबर का मेरा पेपर होगा, 25 नंबर का उसी दिन डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि 160 मिनट और 30 मिनट, 190 मिनट वो आपको बैठा के रखेंगे और 225 नंबर का पेपर करवाएंगे। अब इस 225 नंबर में से कितने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि कितना अटेम्प्ट लास्ट ईयर बच्चे करके आए थे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में से वो 18 से 23 क्वेश्चन ही बना पाए, जो कि एक गुड अटेम्प्ट था। 18 से 23 इजी टू मॉडरेट था तो बन गया था। जनरल अवेयरनेस में 35 में से कितने सवाल बन जाते हैं? केवल 11 से 15 क्वेश्चन। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, सब बेकार की बातें। क्वांट की बात करूंगा उससे पहले, इंग्लिश में 35 में से 17 से 22 क्वेश्चन आपके सेफ अटेम्प्ट है। वो इस साल का भी अटेम्प्ट आप यही लेके चलना, 12 अक्टूबर को पेपर हुआ था। 35 क्वेश्चन बने थे जिसमें क्वांट में केवल 9 से 13 क्वेश्चन। अब देखो तुम, यही मैं आपको बताता हूं कि जैसा पेपर सर वैसी तैयारी। क्वांट में केवल 9 से 10 क्वेश्चन करने पे अगर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है तो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट टू मच कि यार मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। अभी मैं क्वांट में दिखाऊंगा कि 9 से 13 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। 55 से 73 क्वेश्चन बच्चा करके आया, 55 से 73 क्वेश्चन, 145 में क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग में आया क्या था मेंस में, सर्कल सीटिंग, लीनियर सीटिंग मिला के 5 क्वेश्चन थे, जो हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था। डेजिग्नेशन पजल में 6% 3 वेरिएबल 2 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन थे। 3 पैरेलल रो सिटिंग, 3 पैरेलल, प्री में 2 पैरेलल थी या 3 पैरेलल आ गई मेंस में, 16% थे, 2 मार्क्स। ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। डायरेक्शन विद चाइनीज कोडिंग 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इनपुट आउटपुट का 1 क्वेश्चन आया था, पूरा एक वही बनता है वो 5 नंबर का। कोडिंग डिकोडिंग 2 वेरिएबल 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग का 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। डेटा सफिशिएंसी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था। मिसलिनियस का 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। ये 40 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग के पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 35 क्वेश्चन क्या आए थे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेट 1 जिसमें 8 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेकंड सेट जिसमें 3 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। पैसेज किसके ऊपर था? जो सेट 1 था वो एयरवे ट्रेवल के ऊपर था, और जो सेट 2 आया था सोशल गेमिंग बेस्ड था। ठीक है। मतलब आरसी के 11 क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या था? 2 सेट थे, एक एयरवे ट्रेवल पे सेट था, एक सोशल गेमिंग बेस्ड एक सेट बना था जिसमें 11 क्वेश्चन थे मेंस में। ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस 1 मार्क्स के 2 सवाल। क्लोज टेस्ट आया था 6 क्वेश्चन के साथ। फिलर्स आए थे 4 क्वेश्चन। मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। फाइंड द सेंटेंस इररिलेवेंट टू द टॉपिक 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। फाइंड द सेंटेंस विद एग्जैक्ट मीनिंग 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। जंबल बेस्ड क्वेश्चन पैरा जंबल 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 35 क्वेश्चन थे। ये आपके सामने। अगर मैं क्वांट की बात करूं, टेबल डीआई बनी थी कंपनी प्रॉफिट बेस्ड ऑन 2 ईयर, 6 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। बार डीआई बनी थी सैनिटाइजर सेल बेस्ड, 5 क्वेश्चन थे 1 नंबर के। केसलेट डीआई बनी थी बॉयज और गर्ल्स की 3 स्कूल में, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। पाई चार्ट के 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सवाल थे।
क्वाड्रेटिक कंडीशन बेस्ड आई थी, ये देखो Q1 Q2 आया था, प्रॉफिट लॉस के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का 2 मार्क्स का एक, नंबर सिस्टम का 2 मार्क्स का एक, कंडीशन बेस्ड नंबर सीरीज 2 मार्क्स के 2, मिसलिनियस के 2 मार्क्स के, ये सब। अब अगर मैं आपको बताऊं मेंस में आप देखोगे 1 DI, 2 DI, 3 DI, 4 DI। मतलब अगर मेंस की बच्चा तैयारी कर रहा है तो ही शुड फोकस ऑन DI ऑल्सो, कि DI पे ही उसको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर उसकी, सुनो मैंने कहा था आपके 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 9-10 क्वेश्चन। सोचो अगर मैंने एक DI ये बना ली 6 क्वेश्चन की, और एक DI मैंने ये बना ली, बस खत्म, तो मेरे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर। पूरा पेपर छोड़ दो, मेरा 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 11 मार्क्स आ जाएंगे मेरे। और अगर मैंने ये DI बना ली तो 3 दूनी 6 नंबर मेरे और आ गए, तो क्वांट में मेरे 17 नंबर कहीं नहीं गए सर, 17 नंबर बस। मैं कह रहा हूं बाकी सब भी छोड़ के आता हूं, हालांकि नंबर सीरीज भी है और भी चीजें हैं। IBPS PO मेंस का पेपर भी मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि लेवल कैसा होता है। तो मेरा कहना वही है कि जिस पेपर की जितनी रिक्वायरमेंट उसके लिए उतना अटेम्प्ट करो। आगे अगर मैं देखता हूं GA कैसा आया था, तो GA के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे ये है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट CP राधाकृष्णन सर्व एज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, झारखंड आंसर था। द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट। करंट अफेयर बेस्ड था। अब देख रहे हो करंट अफेयर, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर बहुत जरूरी है भाई। ये देखो, द भविष्य स्कीम इज एन ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया हु आर अबाउट टू रिटायरिंग एम्प्लॉय, है ना, ऐसे करके। द गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, स्टैटिक जीके, located along the Tamil Nadu coast comprises how many island? 21। तो आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो आप देखोगे बेसिकली इसमें क्या होता है, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, तो ये सब मिला के बनता है। तो पेपर इसका टफ आता है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि 11 से 13 क्वेश्चन अगर मैं इसके भी निकाल पा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जरा इसकी कट ऑफ देखो, एक मिनट, उससे पहले एसे राइटिंग वगैरह देख लो। तो एसे आया था 15 मार्क्स का, क्या लिखना था इसमें, एक एसे लिखना था बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंसर्न, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक रोल इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो भाई इनमें से कोई एक एसे लिखना था आपको, इन दोनों टॉपिक में से आप देख लो। और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का था, मतलब जो लेटर राइटिंग जिसकी हम बात करते हैं, AI टूल्स इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया 12 अक्टूबर का पेपर। अब कट ऑफ देखो जरा, थोड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी। कट ऑफ 225 में से 75 नंबर, यानी कि पेपर कितना ही टफ क्यों ना हो। इधर देखो, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे यह बात बोलूं कि सर मैं अगर आपको थोड़ा एक लॉजिक समझाता हूं कि पेपर को, मेंस एग्जामिनेशन को मुझे कैसे करना है, देखो इधर आओ। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि सर इधर देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मैं मान के बैठता हूं कि मेरा 25 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है, 25 में से अगर मैं मरी हालत में 10 नंबर भी मैं डिस्क्रिप्टिव में ले आया, 10 नंबर, तो इधर देखो क्वांट में 35 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। मोटा मोटा मैंने कितने मार्क्स का किया, देखो 25 क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स के थे और 10 क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के थे। तो बच्चों अगर मैंने क्या किया, क्वांट की मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल लेके, कि अगर मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के निकाल दिए, 4 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स के निकाल दिए, तो 6 दूनी 12, 4 एकम 4, तो क्वांट में मेरे 16 नंबर कहीं नहीं गए सर, ठीक। इसके अलावा बड़ी हालत में ले रहा हूं मैं, 16 नंबर भी अगर मैं यहां निकाल लूं, मार्क्स कह रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे, मरी हालत में 15 नंबर में यहां निकाल लूं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, ठीक है। तो यहां पर भी मैं मान के चलता हूं कि मेरे 20 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो कितना स्कोर बनता है जरा देखते हैं। 20 और 15 35, 20 और 15 35, 16 और 16 32, जरा जोड़ो, तो 35 और 32 कितना हो गया, 67 मेरा ये हो गया,
और 10 नंबर मेरा ये हो गया, मरी हालत में कट ऑफ क्लियर हो गई। ये मैंने बहुत लोएस्ट मार्क्स लिए हैं सर। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे तो इन्हीं में 4, 5, 10 नंबर और गेन कर सकते। सोचो मैंने जीए में आपके केवल 16 नंबर पिक किए 50 में से, आप सोच के देखो। बट ये तब है जब मैंने एक्यूरेसी को 100% मेंटेन किया है। मैं तुक्केबाजी पे बिलीव नहीं कर रहा हूं कि मैं दिखाने के लिए दुनिया को कहूं कि यार मैंने तो ना जीए में 35 में से 20 क्वेश्चन किए। अरे भाई मैं 10 ही क्वेश्चन करके आया हूं बस, लेकिन एक्यूरेट करके आया हूं। मैं रीजनिंग में अगर 15 क्वेश्चन करके आया, 12 क्वेश्चन करके आया, मैं एक्यूरेट करके। क्वांट में मैंने 6, 4, 10 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो एक्यूरेट है 10 क्वेश्चन, तो मुझे 16 नंबर देने से। और टाइम मेरे पास 45 मिनट है, तो टाइम का तो लोचा है ही नहीं इसमें। तो मेन क्या है, मेंस एग्जामिनेशन तभी तैयार होगा जब आप थोड़ा डेप्थ में लेके जाओगे। आप कंटेंट को ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वेरिएशन लेके आओगे कंटेंट में। प्री एग्जामिनेशन जहां कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है, मेंस एग्जामिनेशन वो क्या है, थॉट प्रोसेस को बहुत निचोड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेंस में ही दिक्कत आ सकती है, तो मैं बोलूंगा अभी से मेरा लक्ष्य बैच ज्वाइन करो, लक्ष्य मेंस पढ़ो अभी से, अगर आपको मेंस की दिक्कत लग रही है। और प्री एग्जामिनेशन के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा एक फाउंडेशन करके, कॉन्सेप्ट करके सीधे मॉक में उतर जाओ, है ना। मॉक में उतर जाओगे, वहां से प्रैक्टिस होगी, वहां से आइडिया लगेगा। तो ये आप लोगों को मैंने पूरी प्रिपरेशन बताई। बाकी मैं फिर यही बोलूंगा भाई कि देखो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 4 टीचर हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोगों ने अभी मेंस भी शुरू कर दिया था और प्री भी हमारे चल ही रहे हैं। चारों टीचर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो, बहुत अफोर्डेबल है, तो आप बैंक महापैक 2026 लीजिएगा। ये अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है आपको। अभी देखो ऑफर चल रहा है, 24 महीने का 1900 रुपए में मिल रहा है। सोचिए ऑन एन एवरेज ये 12 महीने का 1600-1700 रुपए का ही पड़ता है, बहुत कॉस्टली नहीं है, जिसमें चारों टीचर मिल जाते हैं। मैं हो गया, अर्पित सर हो गया, संतोष सर और विवेक सर, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को अगर क्वांट पढ़ना है, इसमें ये वाला बैच भी मिल जाता है बैंक महापैक के अंदर, मतलब बैंक महापैक की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, इसमें सारे बैच मिल जाते हैं। ऐसी अगर आपको क्वांट का चाहिए तो फिर क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन है। तो क्वांट नायक में देखोगे अगर आप, मैंने लक्ष्य 2026 ये मेंस का बैच है और नीव 2026 ये प्री का बैच है। तो केवल ये 2 बैच करो आप, काम खत्म। आप नीव करो और लक्ष्य करो, तैयारी डन। स्ट्रैटेजिकली बता रहा हूं, जब लक्ष्य करोगे तो क्या क्वांट में 10 क्वेश्चन भी निकाल पाओगे? आप ही बताओ सर, आराम से निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये सब बताने की जरूरत मुझे है नहीं कि क्वांट में क्या क्या मिलता है आपको, सारे बैचेस मिल जाते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन 12 महीने का 999 का है, 18 महीने का 1299 का अफोर्डेबल है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारा ही खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक महापैक में भी क्वांट नायक के सारे बैचेस हैं, ठीक है ना। ये देखो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी आए तो मैं टीम का नंबर दिखा दे रहा हूं, आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। आपको टीम असिस्ट कर देगी, हेल्प कर देगी बैचेस के रिगार्डिंग। कुछ भी कंफ्यूजन आपको लगता है मेंस की तैयारी करने में, प्री की तैयारी करने में, आप टीम को कॉल करिए, वो हेल्प करेगी आपको। नंबर नोट कर लीजिए और आप कॉल कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है, वो हमारी एप्लीकेशन है एग्जाम ट्यून के नाम से। तो भैया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, यहीं आपको हमारे बैचेस वगैरह मिल जाएंगे। सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फिर से समझ लो, स्टोर पे जाना है, चारों टीचर चाहिए तो बैंक महापैक। बैंक महापैक में सारे बैचेस होते हैं जो भी होते हैं, क्वांट नायक में क्वांट के बैच, ठीक है, बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी? स्ट्रैटेजिकली जाइए तो काफी आपको हेल्प मिलेगी और ये पेपर क्रैक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी की बदौलत। आज क्या होता है बच्चों, बच्चे पढ़ने आते हैं, बस पढ़ रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि किस पेपर की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मेरा 10-12 क्वेश्चन क्वांट में करके सिलेक्शन हो जाता है तो मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ ना, मैं उसी 10-12 के अराउंड कहानी बनाऊं ना। मैं ज्यादा से ज्यादा डीआई पढ़ूं, फिर मेंस में मेरा पूरा फोकस डीआई पे होना चाहिए कि मुझे डीआई ज्यादा से ज्यादा बनानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय।